हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रनिंग वाटर। तो जैसे पहले हमारा टॉपिक है, हम लोग रनिंग वाटर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बन के तैयार होते हैं। तो रनिंग वाटर से आप क्या समझते हैं? देखिए, रनिंग वाटर का मतलब क्या हुआ? बहता हुआ पानी। अब पानी कहाँ बह रहा है? तो अगर एक सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो बारिश होती है, पानी बहता है हमारे लैंडफॉर्म पे। तो हर जगह पानी पानी बह रहा है और दूसरी नदियां हैं। तो पानी का ओरिजिन किस तरीके से हुआ? ये तो वाटर साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बरसात होती है और पानी आता है लैंड पर, ठीक है। या फिर ग्लेशियर की हम बात करें तो अब देखो, इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगा कि नदी बाद में बनेगी। नदी से पहले हम लोग ये समझेंगे कि नदी का जो रास्ता है वो कैसे बना, वो जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो एक तरह का लैंडफॉर्म है ना जो बन के तैयार हुआ है। नदी तो बह रही है कि हाँ ठीक है, पहाड़ों से बह रही है, फिर एक बेड आ गया है, प्लेन ब्लेड है, फ्लड प्लेन जिसको हम बोलते हैं, वहां से बह रही है। वो रास्ता कैसे बनाया? और हिंदी कविताओं में इसमें कई कविता भी छोटी क्लासों में पढ़ी होगा आप लोगों ने कि नदी बोलती है मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, और धरती कहती है कि रास्ता मैं ना होता तो कैसे बनाती। इस तरीके की कविता छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। तो वही एक इस पर डिबेट है। तो बेसिकली कैसे बना, तो अब वो तो बात हो गई कविता और हिंदी लिटरेचर की। अगर हम लोग इसको टेक्निकली ज्योग्राफी में अगर हम इसे पढ़े कि नदी का जो रास्ता बना, यानी कि जो लैंडफॉर्म बना है, क्योंकि देखिए क्या है, अगर मान लीजिए जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये नदी है, माउंटेन से बह रही है, फ्लैट प्लेन में आ रही है। तो ये जो लैंड है ये भी तो एक तरह का लैंडफॉर्म है ना। इस तरीके से लैंडफॉर्म बन रहा है, चौड़ा बेड है, वी शेप वैलीज है। वो किस तरीके से बनेंगी? तो थोड़ा सा आप इसको अपनी रियल लाइफ से जब कनेक्ट करोगे ना, अभी तो आपको सारी चीजें हो जाएगी, सारा कनेक्टिविटी का वो है। तो ध्यान से समझना। तो नदी का लैंडफॉर्म कैसे बना? तो रनिंग वाटर ने ही अपना रास्ता खुद बनाया। वो कैसे बनाया तो हम उसको समझेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जहां पे ह्यूमिड रीजन होगा तो रेनफॉल पड़ेगी, बुक में लिखा हुआ है, और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस। और मतलब क्या होता है? लैंड सरफेस में बदलाव आएंगे पानी के कंसिस्टेंट मूव होने से। वेदरिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। तो पानी के दो कंपोनेंट हैं, ध्यान से समझना। ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस एंड लीनियर फ्लो एज स्ट्रीम एंड इन रिवर वैली। अब ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे कि आज के जमाने में, अगर मैं पहले आज की बात करूं, बरसात हो रही है, अगर आप मान लीजिए नॉर्दर्न, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ठीक है, तो सारा प्लेन एरिया है, सड़क है, कंक्रीट का बना हुआ है। तो बरसात हो रही है तो फ्लैट एरिया, तो इसमें जो बोला है ना इसने, ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस। जनरल लैंड सरफेस यानी कि फ्लैट सरफेस जो हो गया हमारा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है वो। और दूसरा हो गया हमारा लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो मतलब स्ट्रीम्स इन रिवर वैलीज, तो यानी कि जो नदियों में पानी बह रहा है। तो उन दोनों के कंपैरिजन की ये बात कर रहा है कि ये दो कंपोनेंट्स हैं जहां पे पानी बह रहा है। अगर आज के समय की बात करूं तो पानी कहाँ बह रहा है? एक तो हमारा बरसात होती है, खूब सारी बरसात होगी, सड़क पे आप देखेंगे पानी भर जाएगा, और अपने साथ सारा जो गंदगी पूरी साफ हो जाती है सड़क की, और फिर पूरी सड़क क्लीन हो जाती है। तो एक तो वो पानी फ्लो होके नदियों में मिलता है, ऐसे वो भी जाके, और दूसरी नदियों में भी बरसात हो रही है तो वो भी पानी बह ही रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये तो बात करी कि पानी कहाँ आ रहा है और किस तरीके से फ्लो हो रहा है। लेकिन लैंडफॉर्म्स कैसे बने? हमारा चैप्टर है ना लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन, अब हम उसको समझेंगे। तो देखिए, तो एक इसमें पहले ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि होता क्या है। देखिए, इसमें पहले एक चीज समझ लीजिए आपके, अगर स्ट्रीम बन रही है, स्ट्रीम का मतलब होता है जब इस तरीके से नदी ऐसे ऊपर से बहती हुई आ रही है। ये बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा है, ये वैसे तो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये मैं बुक में आपको बीच में पैराग्राफ में दिया हुआ था तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। लेटरल इरोजन आपने देखा होगा, लिखा होगा डाउनवर्ड कटिंग, तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ एक बार। देखिए, जब नदी ऊपर से बहती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? डीप होती है और नैरो होती है, यानी कि गहरी होती है, उसकी चौड़ाई कम होती है। और जब फ्लड एरिया में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो फैल जाती है और गहराई उसकी कम हो जाती है। जैसे नदियां, अगर आप लोग माउंटेन्स वगैरह में गए होंगे तो आप देखेंगे कितनी खाई में नीचे नदियां बह रही होती है, तो गहरी है लेकिन चौड़ाई उसकी कम होती है। आप नोटिस करना कभी मनाली वगैरह जाओ आप। और जब गंगा रिवर देखोगे, यमुना गंगा, तो कितनी चौड़ी हो जाती है। नोएडा वगैरह में अगर आप रहते हो तो नोएडा में देखना, तो वहां पे यमुना नदी जो बहती है वो कितनी ज्यादा चौड़ाई में होती है, लेकिन ज्यादा गहरी नहीं होती है वो, ठीक है ना, फैल जाती है वो। तो उसी बात को वो कह रहा है। तो डाउनवर्ड कटिंग का मतलब होता है जब वो ऐसे स्ट्रीप पे बह रही है तो वो गहरी करती चली जाती है। पानी कंसिस्टेंटली बह रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए लैंड है, पानी एकदम फ्लैट बह रहा है, तो उस फ्लैट को भी काटती हुई चली जाती है वो। तो इसलिए वो कहते हैं कि डाउनवर्ड कटिंग इस तरीके से जमीन को भी नीचे तक काटती चली जाती है। लेकिन जब वो फ्लैट प्लेन एरिया में आती है तो लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन का मतलब होता है कि फिर वो नीचे के एरिया को नहीं, वो साइड के रास्ते को काटती हुई चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है ना, तो वो साथ के रास्ते को इरोजन काटती हुई चली जाती है, ठीक है ना। वो ये इस बात को इस बुक में मेंशन किया गया है।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वाले टॉपिक में, मतलब रनिंग वाटर जो है वो कैसे मूव करता है। तो जो ओवरलैंड फ्लो फिर द शीट इरोजन, ध्यान से समझना ओवरलैंड फ्लो और शीट इरोजन क्या है, और फिर आती है इरेगुलरिटीज ऑन पाथ, इसको समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमारा, जैसे कि यहाँ देखते हैं हमारा लैंड है, तो लैंड में इरेगुलरिटीज होती है, मतलब ऐसी सड़क, कहने को तो सड़क प्लेन है, अगर मैं सड़क की ही बात करूं। अब सोचो आज से करोड़ों साल पहले मान लो लैंड सरफेस था, ठीक है, जब लोग भी नहीं थे, तो जरूरी तो नहीं है कि वो लैंड सरफेस फ्लैट होगा, वो थोड़ा बहुत तो उबड़ खाबड़ होता ही है ना। सड़क का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो क्या होता है जब पानी भरता है, पानी ऐसे बहता हुआ आ रहा है लैंड में, तो वो यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि ऊंचा है, तो फिर वो यहाँ से निकलेगा, आधा पानी यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। लैंड सरफेस ऊंचा नीचा होता है, तो जहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ होगा पानी वहां रुक जाएगा, वहां के साइड से निकल जाएगा। तो जब दो साइड से ऐसे निकल जाएगा पानी, तो जैसे कि ये इरेगुलरिटी हो गई, अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे आ रहा है तो पानी आया ऐसे टकरा के इस तरीके से निकल गया, और फिर ऐसे है, तो यहाँ कंटिन्यूसली जब पानी निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये वैली बनाएगा ना आगे चल के। पानी को जब धीरे धीरे रास्ता मिलेगा, लैंड सरफेस पे पानी आएगा, एक जगह पे काटता चला जाएगा उस पानी को, उस रास्ते को, जहां जहां से रास्ता मिलेगा, और वहीं से फिर वो वैली बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो उसी बात को कह रहा है कि जब ओवरफ्लो, ओवरलैंड फ्लो यानी कि फ्लैट सरफेस पे पानी आके गिरा, फिर उसके बाद, मतलब अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अभी सोचो नदियां वदियां कुछ बनी नहीं, अभी ऐसा सोच के चलो, अभी सोचो फ्लैट सरफेस है बस, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ओवरलैंड फ्लो हुआ, फिर शीट इरोजन हुआ, शीट इरोजन यानी कि जो फ्लैट सरफेस है उसमें चीजें टूटने लग गई, ठीक है। उसके बाद इरेगुलरिटी ऑफ पाथ, जिसकी वजह से कंक्रीट इनटू द नैरो टू वाइड पाथ, नैरो टू वाइड पाथ यानी कि वही जब फ्लैट सरफेस था, फ्लैट सरफेस को अगर देखोगे आपके छोटा छोटा था, फिर उसमें से जब रास्ता कट कट के निकलने लग गया तो उसको फिर वाइड कर दिया गया। अब आप सोच के देखो, एग्ज्यूम करो जैसे घर के बाहर आपकी सड़क है, तो सड़क में इरेगुलरिटीज हैं, पानी आ रहा है, बहता हुआ जा रहा है, सालों करोड़ों साल तक तो अब आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिन करके देखो कि अगर उस सड़क को धीरे 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 काटेगा तो क्या होगा, सड़क कटेगी और फिर उसके बाद धीरे 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 वहां पे पानी की नदी बनती चली जाएगी, और नदी बनती चली जाएगी, और फिर वो धीरे 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 क्या होता है, पहले वो बनाती है रेल्स, ठीक है ना, रेल्स का मतलब होता है छोटा गैप कर देना, फिर रेल्स के बाद बनाती है गुलीज, गुलीज मतलब एक छोटे सी गड्ढे वाला एक नाला टाइप का सा जैसे होता है वो बनता है, और फिर उस गुलीज से बनती है वैली। और इस तरीके से नदी का जो रास्ता है जो बन के तैयार होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि ओवरलैंड फ्लो, शीट इरोजन यानी चीजें टूटनी शुरू हुई, फिर इरेगुलरिटी ऑफ पाथ, पाथ में ऊबड़ खाबड़ होता है, तो जहां रास्ता मिला वहीं से निकला, और वहीं से कटते कटते कंक्रीट इन नैरो टू वाइड पाथ, रेल्स, गुलीज और वैली, ठीक है। तो इस तरीके से नदी का रास्ता बन के तैयार होता है। तो ये हम समझ रहे हैं कि अगर सालों पहले जो लैंडफॉर्म्स तैयार हुआ रनिंग वाटर से, रनिंग वाटर का जो लैंडफॉर्म था, यानी कि रनिंग वाटर से किस तरीके से लैंडफॉर्म इस तरीके से बन के तैयार होता है, ठीक है। तो ये तो था, अभी हमने पढ़ा कि रनिंग वाटर कैसे लैंडफॉर्म्स बनाया है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा नदी के उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब रनिंग वाटर मूव हो रहा है तो स्टेजेस ऑफ रिवर जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो किन स्टेजेस में है, बुक में दिया हुआ ना, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। अब हम उसको समझेंगे, बरसात का पानी आया, ठीक है, नदी बन गई, चलो जी। अब आते हैं हम, तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख रहे हो जैसे कि माउंटेन है, यहाँ पे एकदम स्टीप है, फिर फैल जाती है। तो बुक में दिया हुआ है, तो मोनांडो रॉक्स होते हैं और एक पेनी प्लेन्स होते हैं। तो मोनांडो रॉक्स होते हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदियां जब सेडिमेंट्स लेके बहती है तो जो बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं, रुक जाते हैं, उनको मियांडो रॉक्स कहते हैं, नदियों में होते हैं। और ये पेनी प्लेन्स होते हैं जो छोटे छोटे टापू बन जाते हैं इरोजन और डिपोजिशन होने की वजह से। तो नदी है, कहीं जगह का छोटा सा कोई टापू हो खड़े होने का, तो उसको पेनी प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके। अब आते हैं हम अपने यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज पे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो यूथ यानी कि नदी अभी जवान है, तो जवान कहाँ होगी, वो पहाड़ों से निकल कर आएगी, यूथ स्टेज है। तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे क्या क्या चीजें होती है, तो उसमें होता है पुअर इंटीग्रेशन। पुअर इंटीग्रेशन का मतलब हो गया, मतलब वहां पे और कोई नदी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि नदी बहुत फास्ट है, फास्ट मूविंग होकर आ रही है। जब फास्ट मूव करेगी तो उसमें नदी में और कोई नदी जुड़ने का टाइम ही नहीं होता, ना कोई ट्रिब्यूटरी ऐड हो सकती है उसमें। उसके अलावा आता है ट्रंक स्ट्रीम। ट्रंक स्ट्रीम मतलब एकदम फास्ट होती है, तो क्या करती है, वो चीजों को काटती तोड़ती फोड़ती निकलेगी एकदम, ठीक है ना। उसके बाद आता है मार्शेस, स्वाम्स और लेक्स। तो ये इस तरीके की चीजें वहां पे बनेंगी। मार्शेस यानी कि स्वाम्स यानी कि दलदल टाइप की होती है, लेक और इस तरीके का वैली देखने को मिलेगी। फिर आता है मियांडर्स इज टू हार्ड टू फॉर्म। ये मियांडर्स क्या होते हैं, देखिए वैसे तो आगे बताऊंगा मैं अभी, लेकिन मियांडर्स आपको बताता हूँ। नदी इस तरीके से मियांडर्स बनाती है, नदी ऐसे जो सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती है ना, इसको मियांडर्स कहते हैं। अब ये बनते क्यों हैं अभी आगे बताऊंगा आपको, प्लेन वाली में बताऊंगा, मैच्योर स्टेज में बताऊंगा। तो मियांडर्स टू हार्ड टू फॉर्म, तो मुश्किल है यहाँ पे मियांडर्स बनना, क्यों मुश्किल है अभी बताता हूँ। फिर वेरियस वाटरफॉल्स, तो पहाड़ों पे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं ना, तो वाटरफॉल कभी आपने सोचा वो बनते कैसे है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल बनने का रीजन होता है, जैसे मान लीजिए
ये पहाड़ है हमारे, ठीक है, ये पहाड़ था, फिर उसके बाद होता है ये दूसरी पेरेंट रॉक है। अब हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा था ना चैप्टर में, पेरेंट्स रॉक होती है, दो पेरेंट रॉक हैं, अलग अलग फॉर्म्स की बनी होती है, एक हार्ड होती है एक सॉफ्ट होती है। तो मान लो अगर यहां से पानी बह रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है ऐसे, तो अब सोचो ये वाली रॉक तो हार्ड थी, ये वाली रॉक थोड़ी सॉफ्ट थी, तो सालों तक जब पानी बहा तो इस रॉक को पूरा तोड़ती चली गई और तोड़ती चली गई, और इस तरीके से ये यहाँ पे वाटरफॉल बन गया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया ना? तो इस तरीके से वाटरफॉल बन जाता है। और इस तरीके के वाटरफॉल्स वगैरह कहाँ देखने को मिलते हैं? पहाड़ों में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग जाएंगे कभी हिमाचल वगैरह तो वहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो उसका कारण ही यही होता है वाटरफॉल्स बनने का, कि यानी कि मान लीजिए ये दो रॉक्स हैं, एक सॉलिड रॉक है, एक थोड़ी सी मतलब थोड़ी कह लो आपके मतलब कमजोर नहीं, थोड़ा कहते हो वैसी रॉक हो गई, मतलब लूज रॉक हो गई, अलग फॉर्म की बनी हुई है। तो पानी जो है उस रॉक को काटता चला जाता है, काटते 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 ऐसे फिर वो वाटरफॉल बन जाता है। ठीक है ना? तो ये वाटरफॉल बनने का रीजन होता है। तो ये तो हुआ हमारा जो हमने पढ़ा अपना यूथ स्टेज। फिर आता है हमारा मैच्योर स्टेज। अब मैच्योर स्टेज में क्या होता है बेसिकली, मतलब ऊपर से जो वैली में होती है लेकिन एकदम स्टीप वाली वैली, अब मतलब ऊपर से जो स्लोप था वो खत्म होता चला जाता है मैच्योर स्टेज में। तो यहाँ पे क्या होगा? गुड इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हमारा नदन प्लेन है, गुड इंटीग्रेशन, ट्रिब्यूटरीज वगैरह ऐड होती दिखेंगी अब यहाँ पे। उसके अलावा वाइडर एंड फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन होता है बेसिकली जब नदी बहती है ना इस तरीके से, ये नदी बह रही है मान लीजिए, तो उसके साइड का एरिया इतना होता है, तो इसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। यानी कि जब ज्यादा पानी का फ्लो होता है तो ये पूरा पूरा एरिया कवर्ड कर लेती है ना, तो उसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है वाइडर फ्लड प्लेन और फिर आता है मियांडर्स। हाँ, तो अब बताता हूँ, देखिए मियांडर्स क्या होते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल करो। पानी अपने घर में लो एक मग्गा और फर्श पे फेंक के मारो, तो क्या फर्श पे पानी जो है वो तो फैल जाएगा सारे में। या फिर आप एक टेबल ले लो, टेबल पे पानी फेंको तो फैलेगा, और उसी टेबल को जब आप ऐसे टेढ़ा करोगे तो पानी ऐसे सिप की तरह निकलेगा। तो माउंटेन्स में भी क्या होता है, माउंटेन भी एकदम स्लोप है तो पानी एकदम सीधा सीधा जाता है, लेकिन जब फ्लैट सरफेस पे आता है पानी तो क्या होता है, पानी फिर फैलेगा इस तरीके से, जहां रास्ता मिलेगा वो इस तरीके से करेगा, और इसी को हम बोलते हैं मियांडर्स। ये बनाते हैं मियांडर्स हमारे, ज्यादातर हमारे जो वैसे वाले सरफेस, फ्लैट सरफेस पे हमारे मियांडर्स देखने को मिलते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लेना, घर के फर्श में आप पानी छोड़ देना और थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्जर्व करना, वो सीधा सीधा मूव नहीं करेगा, वो ऐसे घुमा फिरा के जाएगा। ठीक है ना? लैंड अगर हल्का भी टिल्ट होगा तो उसी के हिसाब से वो मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, और एकदम स्लोप होगा तो वो जिप से पानी निकल जाता है। ठीक, तो सारी ज्योग्राफी फिजिक्स इसमें यही लगी होती है, नदियों में भी। तो ये तो हो गया मियांडर्स। अब आता है हमारा ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में क्या होता है, अब जब नदी एकदम समुद्र में जाने वाली होती है तो उसके साथ की जो सेडिमेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा मिनरल वाला एरिया हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्मॉलर ट्रिब्यूटरी। मतलब वहां पे ट्रिब्यूटरीज वगैरह कम देखने को मिलेंगी उसके साथ जुड़ती हुई, और ऑक्सबो लेक बनाएंगी। ऑक्सबो लेक क्या होती है? ऑक्सबो लेक ये होती है जैसे नदी बन रही है ना, फिर मान लो ये नदी यहाँ बह रही है, उसका नदी यहाँ से सीधी निकल जाएगी, पानी का फ्लो ज्यादा हो गया तो ये कट के यहाँ पे एक छोटी सी ऑक्सबो लेक बन जाती है इस तरीके की। इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक इसलिए कहते हैं कि वो जो जानवर होता है ना एक ऑक्स, जिसके ऊपर यहाँ पे सर पे निकला होता है अलग से, तो इसलिए उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है फिर सी लेवल, और ये एकदम सी लेवल के बराबर में आ जाती है हमारी ओल्ड स्टेज, यानी कि जो फाइनल स्टेज होती है नदी की। तो ठीक है, तो समझ में आ गया कि रनिंग वाटर नदी किस तरीके से बहती है, कैसे लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो ये तो अभी एक स्टार्टिंग थी कि रनिंग वाटर किस तरीके से मूव करता है। अभी हमने पढ़ा रनिंग वाटर कैसे मूव कर रहा है, हमने उसको जानने की कोशिश करी है कि पानी जो चल रहा है उसने अपना कैसे रास्ता बनाया, किस तरीके से उसे रास्ता मिला लोकेलिटीज की वजह से। अब इसमें सोचिए आपके जब पहाड़ भी बने, यानी कि अगर मान ले वैलीज की बात करें हम लोग, जब वैली ये जो बनी है, ये वैली भी तो पानी की वजह से बनी है ना। पानी सालों तक निकला, उसको काटता गया और फिर उस तरीके से वैली बना दिया। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना भी, रेल्स, गुलीज और वैलीज के बारे में पढ़ा कि रेल्स यानी छोटे छोटे गैप, फिर बड़े बड़े गैप, फिर एकदम वैली बना दी उसने, पहाड़ बीच में से निकलते हुए निकल रही है नदी। ठीक है ना? तो ये हम लोगों ने पढ़ा इस टॉपिक के बारे में, रनिंग वाटर के बारे में। अगली वीडियो में अगर अब हम लोग जानेंगे इसके पॉइंट्स के बारे में, यानी कि जो हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा इरोजनल वाला टॉपिक, यानी कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। ये तो हमने बस रनिंग वाटर कैसे पानी मूव हो रहा है वो समझा, अब हम इरोजनल लैंडफॉर्म को जानेंगे। तो इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम अगली वीडियो से कवर अप करना शुरू करेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक हमारा रनिंग वाटर के बारे में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दीजिए, वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।